नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी बुक की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं दोस्तों आपके लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट लेकर के आया हूं। इसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों 7th क्लास की ज्योग्राफी और उसमें 8th चैप्टर को देखेंगे दोस्तों। इसके पहले मैं इसका पार्ट 1 दे चुका हूं आपको। पार्ट 1 में दोस्तों हमने अमेजन बेसिन के बारे में पढ़ा था। अमेजन बेसिन के बारे में दोस्तों उसमें महत्वपूर्ण चीज़ें जो थी उस पर हमने डिस्कस किया था और उसको समझा था कि अमेजन बेसिन कहाँ पर बहती है, अमेजन बेसिन किस किस देशों में बहती है दोस्तों, उसका सबसे बड़ा फैलाव किस देश में है, ये नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पर गिरती है। और दोस्तों साथ ही साथ देखा था वहाँ का जीवन, वहाँ के लोगों का रहन सहन, वहाँ के खान पीन और वहाँ पे पाए जाने वाले कुछ जंगली वृक्षों के बारे में पढ़ा था दोस्तों, वहाँ के जीव जंतुओं के बारे में देखा था। तो ये सब महत्वपूर्ण चीज़ों को दोस्तों हम अमेजन बेसिन में, जो अमेजन बेसिन पॉइंट था उसमें हमने पढ़ लिया था। अब दोस्तों उसी चैप्टर में हम लोग देखेंगे दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में। तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में देखेंगे यहाँ का रहन सहन, यहाँ का कल्चर, यहाँ पर पाए जाने वाले वृक्ष, अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में हम इसमें देखेंगे दोस्तों। और आप जानते हो कि जो मैं एनसीईआरटी बुक की सीरीज चला रहा हूँ, ये लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ दोस्तों। एनसीईआरटी बुक को महत्वपूर्ण बिंदुओं को अच्छे से डिस्कस करता हूँ दोस्तों। ये जो एनसीईआरटी बुक की सीरीज़ है ये उन दोस्तों के लिए बहुत ही उपयोगी है जो सीटेट या स्टेट की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों अब बिना देरी किए हुए मैं इस टॉपिक को प्रारंभ करता हूं, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये जो बेसिन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण होती है ये भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र में आता है दोस्तों। और इसमें गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं और इन दोनों नदियों की सहायक नदियाँ हैं। इन दोनों नदियाँ और इनकी सहायक नदियाँ मिल करके भारतीय उपमहाद्वीप में दोस्तों इस बेसिन का निर्माण करती हैं। और साथ ही साथ दोस्तों भारत में पाए जाने वाले मैदानी क्षेत्र, जो भारत का उत्तर भारत का मैदान है, उस मैदानी क्षेत्र का भी निर्माण इन नदियों और इनकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया है, जो एक बहुत बड़ा एवं विशाल क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं, यह जो है बेसिन गंगा एवं ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है दोस्तों, यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से लेकर के 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। तो यानी दोस्तों हम 0 डिग्री से जब उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर 10 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री उत्तर तक के बीच में ये स्थिति आती है जहाँ पर गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का बेसिन है, जहाँ पर ये प्रमुख दो नदियाँ और इनकी सहायक नदियाँ अपना एक जाल बनाई हुई हैं दोस्तों। हम इसको मैप के माध्यम से भी देखते हैं दोस्तों कि मैप में ये किस प्रकार से दिखता है और किस क्षेत्रों में ये पड़ता है। तो देखो दोस्तों, ये मैप में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी का जो एक फैलाव है, जो उसका क्षेत्रफल है, जो उसका जाल है, यही है दोस्तों। यहाँ से आप देख रहे हो ये ब्रह्मपुत्र नदी निकल रही है चीन के क्षेत्र से दोस्तों, जहाँ पर तिब्बत है, जहाँ पर चीन ने अपना अधिकार जमा लिया है, ये चीन के क्षेत्र से निकल रही है ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों। और यहाँ से आकर के ब्रह्मपुत्र नदी ये जो है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और यहीं से दोस्तों आप देख रहे हो उत्तराखंड के पास से ये गंगा नदी निकल रही है। और गंगा नदी निकल के दोस्तों कुछ इस तरीके से मैदानी क्षेत्रों से होते हुए ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोस्तों। और यहाँ पर आप देख रहे हो बांग्लादेश में दोस्तों गंगा नदी और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी, दोनों नदियाँ आपस में यहाँ पर मिल भी रही हैं दोस्तों। तो इन्हीं दोनों नदियों के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। और आप देख रहे हो इन दोनों नदियों का बेसिन जो है दोस्तों कितना फैला हुआ है। आप गंगा नदी का बेसिन देखो दोस्तों कितना लंबा और कितना चौड़ा है दोस्तों। और साथ ही साथ हम ब्रह्मपुत्र नदी को भी देख सकते हैं दोस्तों, इसकी भी कई सारी सहायक नदियां हैं जिसको हम साथ ही साथ देखते रहेंगे। तो दोस्तों फिर से हम यहाँ पर थ्योरी पार्ट पर आते हैं। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों कि इसकी सहायक नदियाँ घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियाँ एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसमें अपवाहित होती हैं। तो बिल्कुल दोस्तों जो ये बेसिन है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का बेसिन है दोस्तों, इसमें गंगा की ये प्रमुख सहायक नदियाँ और ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियाँ इस क्षेत्र में अपवाहित होती हैं, यानी इस बेसिन में बहती हैं। और इन्हीं दोनों की नदियों और उनकी सहायक नदियों से मिलकर के दोस्तों उनके अपवाहित क्षेत्र से मिलकर के ये बेसिन का निर्माण हुआ है। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र के कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढो। तो दोस्तों इसको भी आप कर सकते हो, इसको ढूंढ सकते हो। एटलस की सहायता से मैप के माध्यम से आप गंगा की कुछ सहायक नदी और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों को आप ढूंढ सकते हो। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय की गिरिपथ तथा सुंदर डेल्टा। देखो दोस्तों जो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र है,
मैंने आपको बताया कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी जो है दोस्तों एक बहुत बड़े मैदान का निर्माण करती है, जो उत्तर भारत का विशाल मैदान कहा जाता है। तो दोस्तों गंगा एवं ब्रह्मपुत्र से मैदान बनता है और आप देखते हो दोस्तों उसके उत्तर में तो पर्वत और हिमालय दिखाई देता है। उसके जस्ट बाद दोस्तों हिमालय जहाँ से प्रारंभ होता है उस क्षेत्र को दोस्तों गिरिपथ कहा जाता है। गिरिपथ और सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा दोस्तों आप जानते हो कि जहाँ पर ये दोनों नदियाँ गिरती हैं दोस्तों, ये बंगाल की खाड़ी में जहाँ पर इन दोनों नदियों का समापन होता है, ये दोनों नदियाँ दोस्तों अपने मुहाने पर एक डेल्टा का निर्माण करती हैं जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है दोस्तों कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान में पर्वतीय एवं हिमालय के गिरिपथ, तो गिरिपथ दोस्तों जहाँ से पर्वतीय क्षेत्र प्रारंभ होता है, गिरिपथ तथा सुंदर डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। तो बिल्कुल दोस्तों इस बेसिन यानी गंगा एवं ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है इसकी मुख्य विशेषता ये है दोस्तों कि यहाँ पर एक सुंदर डेल्टा पाया जाता है और बहुत बड़ा डेल्टा है जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। और यहाँ का जो गिरिपथ है दोस्तों और मैदानी भाग बहुत ही सुंदर आकर्षित करता है, इसकी प्रमुख विशेषता है दोस्तों। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती है। तो मैदानी क्षेत्र में जो अनेक चाप झील पाई जाती है, तो चाप झील के बारे में मैं आपको बता चुका हूं और पिछली वीडियो में आपने देखा था जो 6 क्लास में मैंने आपको बताया कि चाप झील कैसे बनती है, चाप झील का निर्माण किस प्रकार से होता है। जब नदी बहती रहती है, नदी सर्पाकार बहती है और वो नदी का कुछ भाग जो है धीरे धीरे जब उसमें से मिट्टी जमने लगती है और एक छोटा सा टुकड़ा यानी कि नदी जहाँ से मुड़ती है, जहाँ से घूमती है और वो धीरे 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 कम होते होते वो नदी से अलग हो जाता है और ये को झील का निर्माण करता है और उससे एक झील बन जाती है नदी के कटने से। तो कुछ इस प्रकार से चाप झील का निर्माण होता है जो आप 6 क्लास की एनसीईआरटी की बुक में पढ़ चुके हो। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। ये देखो बहुत ही महत्वपूर्ण, जो यहाँ की जलवायु हो, जलवायु जो पाई जाती है यहाँ की जलवायु मानसूनी जलवायु है। मानसून के मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। बिल्कुल ये तो आप जानते होंगे कि मध्य जून से वर्षा प्रारंभ हो जाती है। उत्तर भारत की अगर बात करें तो 15 जून के आसपास जो मानसून है वो आ जाता है और 15 सितंबर के आसपास तक ये मौसम बना रहता है। तो यही चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है कि मध्य जून से लेकर के मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु एवं गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। देखो दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में गर्मी होती है और शीत ऋतु में ठंड पड़ती है। ये तो बिल्कुल आपको पता होगा कि गर्मी के मौसम में गर्मी पड़ती है और ठंडी के मौसम में ठंडी पड़ती है। ये कुछ इस प्रकार से भारत का मानसून है। भारत का मानचित्र देखिए, उन राज्यों के नाम बताइए जहां गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। तो देखो दोस्तों अगर मैं आपको एक बार फिर से मैप पर ले चलूँ तो आप उसमें से कुछ राज्यों को तो बहुत आसानी से ढूंढ सकते हो। आप देखो यहाँ पर कुछ राज्यों को तो बहुत आसानी से आप ढूंढ सकते हो। अगर हम बात करें सबसे पहले गंगा बेसिन की, जो गंगा नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पर गिरती है, तो आप देख रहे हो ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड से गंगा नदी निकलती है और यहाँ पर आप देख रहे हो ये उत्तर प्रदेश है। गंगा उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश के बाद आप यहाँ पर देख रहे हो बिहार के बाद पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के बाद तुरंत ये बांग्लादेश आ जाता है। बांग्लादेश में ही आकर के दोनों नदियाँ मिलती हैं। अब अगर बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की तो आप यहाँ पर देख रहे हो अरुणाचल प्रदेश के बाद असम आता है और असम के बाद असम में बहुत लंबी दूरी तय करती है ये ब्रह्मपुत्र नदी। जिस प्रकार से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में एक लंबी दूरी तय करती है तो ब्रह्मपुत्र नदी भी आकर के बांग्लादेश में गंगा नदी में मिल जाती है। तो दोनों नदियाँ आपस में जो दोनों नदियों का मिलन होता है वो बांग्लादेश में मिलन होता है। और एक चीज़ जान लो, आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदियों को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे ये नदी चीन से निकलती है तो तिब्बत के पास से ये नदी निकलती है और यहाँ पर इसे किसी और नाम से जाना जाता है। जब ये नदी यहाँ से दिहांग के आसपास से घूम करके भारत में आती है तब इस नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। लेकिन यही नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो यहाँ पर इसका नाम बदल जाता है। जिस प्रकार से गंगा नदी का नाम जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो यहाँ पर भी इसका नाम बदल जाता है।
इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इन दोनों नदियां का नाम बदलता है बांग्लादेश में तो क्या नाम होता है, और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे आगे कि यहाँ पर चीन में किस नाम से जानी जाती है और बांग्लादेश में किस नाम से इसे जाना जाता है। अब हम देखते हैं थ्योरी पार्ट में। यहाँ पर भी देखो लिखा हुआ है कि ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है, इस नदी के अन्य नामों का पता लगाइए। तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे और वहाँ पे हमें पता चलेगा कि अन्य कौन कौन से नाम इसके हैं। यहाँ देखते हैं बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है। तो बिल्कुल जो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र है वहाँ पर अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती है। जैसे उत्तराखंड में आप देखते हो पर्वतीय क्षेत्र है, फिर उत्तर प्रदेश एक मैदानी क्षेत्र है। और अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन की तो ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन आप अरुणाचल प्रदेश में आप देखोगे वहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र है, असम में कुछ पर्वतीय क्षेत्र है और कुछ मैदानी क्षेत्र है। तो इस प्रकार से अलग अलग वहाँ पर स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, अलग अलग स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं इन दोनों गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के बेसिन में। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल हैं, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। बिल्कुल दोस्तों, पर्यावरण बहुत भूमिका निभाता है और आप देख रहे हो जो तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वो बसने के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते और वहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है। अगर हम बात करें गंगा एवं ब्रह्मपुत्र जहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र है, ये दोनों नदियाँ जहाँ से निकलती हैं या जिस क्षेत्र से प्रवाहित होती हैं वहाँ पर भी पर्वतीय क्षेत्र है, लेकिन वहाँ पर भी लोग कम बसते हैं क्योंकि वो पर्वतीय क्षेत्र है और वहाँ पे सभी संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है। देखो दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि मानव को रहने के लिए मैदानी क्षेत्र जो होता है सबसे उपयुक्त माना जाता है मैदानी क्षेत्र। अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व तो अधिक है। क्यों जनसंख्या घनत्व अधिक है? क्योंकि ये रहने के लिए सबसे उपयुक्त है। यहाँ की ज़मीनें उपजाऊ है, यहाँ पे सभी संसाधन आसानी से मिल सकता है। जैसे अगर आपको घर बनाना हुआ तो यहाँ पर आपको खर्च कम करने पड़ेंगे पर्वतीय क्षेत्र की तुलना में। अगर आपको सफ़र करना हुआ तो सफ़र करने में कम समय लगेगा बराबर दूरी पर्वतीय क्षेत्र की तुलना में मैदानी क्षेत्र में। तो इस प्रकार से यहाँ पे जनसंख्या घनत्व तो अधिक देखने को मिलता है। ये महत्वपूर्ण टॉपिक होता है कि आप जितने भी आप देखोगे विश्व में, भारत की ही बात, इन्हीं दोनों बेसिन की बात नहीं करें, अगर हम सभी बेसिन की बात करें, सभी नदियों की बात करें, तो जितने भी मैदानी क्षेत्र है जहाँ पर नदियाँ हैं वहाँ पर आपको जनसंख्या घनत्व तो अधिक देखने को मिलेगा। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है वहाँ के लोग मुख्य व्यवसाय कृषि है। तो बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर फसल आसानी से उग सकता है, यहाँ के क्षेत्र, यहाँ की जो मिट्टी है उपजाऊ है, इसलिए वहाँ की मुख्य फसल जो है, मुख्य व्यवसाय वहाँ की कृषि होती है। आगे देखते हैं, धान यहाँ की मुख्य फसल है। क्योंकि आप देख रहे हो धान यहाँ की मुख्य फसल इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पे ये दोनों नदियाँ बह रही हैं और इन दोनों नदियों के बेसिन बहुत लंबे क्षेत्रफल में हैं और यहाँ पर मिट्टी उपजाऊ है, समतल मैदान है और पानी भी आसानी से मिल जाता है। क्योंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जा सकता है जहां वर्षा अधिक होती हो। तो देखो, जहां पे वर्षा अधिक होती हो वहीं पे ये वो खेती की जा सकती है धान की, और उसके लिए उपजाऊ मैदान, खेती भी, उपजाऊ ज़मीन भी चाहिए और पर्याप्त जल भी चाहिए इसके लिए। तो ये क्षेत्र उसके लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें, तो देखो यहाँ पर जो अन्य फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं उसमें गेहूँ है, मक्का है, ज्वार है, चना है एवं बाजरा है। ये अन्य फसलें हैं धान के अलावा। यहाँ पर जिस प्रकार से आपने देखा कि धान यहाँ की मुख्य फसल है क्योंकि धान के लिए जल की अधिक आवश्यकता पड़ती है और यहाँ पर जल अधिक मात्रा में मिल जाता है, लेकिन उसके साथ यहाँ पर अन्य फसलों में गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा की खेती की जा रही है। गन्ना एवं जूट ऐसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। देखो दोस्तों, गन्ना एवं जूट जो है नकदी फसलें हैं और उनकी भी खेती यहाँ पर की जा रही है। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं, बिल्कुल आपने देखा होगा। ये चीज़ आपको दक्षिण भारत की तरफ ज़्यादातर देखने को मिल जाते हैं।
पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, पश्चिम आपने सुना भी होगा कि असम में चाय की खेती होती है, लेकिन साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में भी चाय की खेती होती है। ये हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी 7th क्लास की बुक में, जिसमें ये भी बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल एवं असम दोनों स्टेटों में, दोनों राज्यों में चाय के बागान देखने को मिलते हैं। अब बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़े का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों, जो देखो यहाँ पर जो यहाँ पर सिल्क के कीड़े जो हैं उनको जो है उत्पादन किया जाता है। सिल्क के कीड़ों का संवर्धन करके सिल्क का उत्पादन किया जा रहा है। ये कहाँ पे किया जाता है? बिहार और असम के कुछ क्षेत्रों में। मंद ढाल वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, जहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र है, जहाँ पर ढाल बहुत अधिक नहीं है, तीव्र ढाल नहीं है, ढाल कम है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, मंद ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्रों में जो खेत बनते हैं दोस्तों, वहाँ पर खेती करने के लिए वेदिकाएं बनाई जाती हैं। और जो वहाँ पर खेती होती है, जैसे आपने देखा होगा सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, वहाँ पर सीढ़ी के आकार के खेत आपको दिखाई देते हैं, उसे वेदिका कहा जाता है। तो वेदिका बना करके वहाँ पर खेती की जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं सीढ़ी नुमा खेती। जैसे कि भी हम आप इमेज में भी देखेंगे दोस्तों कि किस प्रकार से ये वेदिकाएँ बनाई जाती हैं। तो दोस्तों, आप इस इमेज को देखो। इस इमेज में आपको कितना सुंदर दृश्य दिख रहा है, जिसमें एक पर्वतीय ढाल है, पर्वतीय ढालों पर दोस्तों वेदिका कृषि की जाती है। यहाँ पर देखो किस तरीके से कितना सौंदर्य दृश्य दिख रहा है कि सीढ़ी नुमा खेत हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि सीढ़ी है चढ़ने के लिए, पर्वतों पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाई गई है। लेकिन दोस्तों, ये खेती है। खेती कुछ इस प्रकार से पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। बिल्कुल ऐसा होता है कि जहाँ की भू आकृति या कि पृथ्वी की बनावट जिस प्रकार की होगी, वहाँ की जो वनस्पतियाँ होंगी वहीं पाएंगे। आपने देखा होगा कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो स्थलीय क्षेत्रों पर नहीं पाए जाते हैं। तो ये वहाँ पर डिपेंड करता है कि वहाँ की भू आकृति कैसे है। तो भू आकृति के अनुसार वहाँ की वनस्पतियों में भी भिन्नता देखने को मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में सागवन, साखू एवं पीपल के साथ साथ उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती पेड़ देखने को मिल जाते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, ऐसा होता है कि जो मैदानी क्षेत्र है, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पर आपको सागवन, साखू, पीपल के साथ साथ वो भी वृक्ष मिल जाएंगे देखने को जो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती पेड़ होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में, तो घने बांस के घने झुरमुटे पाए जाते हैं। तो देखो दोस्तों, जो ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पर घने बांस के घने झुरमुट पाए जा रहे हैं, यानी वहाँ पर बांस ज़्यादा होता है। अगर डेल्टा क्षेत्र की बात करें तो डेल्टा क्षेत्र में मैग्रेवा वन पाया जाता है और ये डेल्टा क्षेत्र मैग्रेवा वन से घिरा हुआ है। तो दोस्तों, बिल्कुल ये क्वेश्चन बन सकता है कि मैग्रेवा वन कहाँ पाया जाता है, तो ये डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है। और गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, ये बंगाल की खाड़ी के आसपास जो बनता है दोस्तों, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और ये डेल्टा क्षेत्र में मैग्रेवा वन पाए जाते हैं। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश में ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। तो देखो दोस्तों, उत्तराखंड भी पर्वतीय क्षेत्र है, सिक्किम भी पर्वतीय क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश भी पर्वतीय क्षेत्र है। अब पर्वतीय क्षेत्र है, साथ ही साथ यहाँ की जलवायु भी ठंडी है। अब ठंडी जलवायु और तीव्र ढाल वाले क्षेत्र हैं, इन दोनों के वजह से दोस्तों यहाँ पर चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। अब यहाँ पर शंकुधारी वृक्ष क्यों पाए जाते हैं, इसका भी बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों। हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि बर्फबारी होती है और इनको पानी की ज़रूरत कम पड़ती है। ये सब वजह है दोस्तों जो ये शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं, क्योंकि अगर बर्फबारी होगी, बर्फ़ इन पेड़ों पर ज़्यादा देर तक टिके रहेंगे तो ये पेड़ टूट जाएंगे। इस वजह से यहाँ के जो वृक्ष होते हैं दोस्तों, वे शंकुधारी वृक्ष होते हैं। आगे देखते हैं, बेसिन में विभिन्न प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। तो बिल्कुल जो बेसिन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है, वहाँ पर जिस प्रकार से अलग अलग वनस्पतियाँ पाई जाती थी, उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के वन्यजीव भी पाए जाते हैं। यानी कि वनों में, जंगलों में रहने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। जैसे कि आपने देखा था जो अमेजन बेसिन था, अमेजन बेसिन में विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, पक्षी पाए जाते थे।
जो भारत में पाए जाने वाले जीव जंतुओं से सामान्यतः अलग थे। लेकिन इन जीव जंतुओं के बारे में तो आप बिल्कुल जानते हो, लेकिन इस बेसिन में पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं वो विविध प्रकार के होते हैं। एक ही प्रकार के जीव जंतु नहीं पाए जाते। जैसे कि आपने हाथी भी देखा होगा, बाघ भी, हिरण भी, बंदर भी, ये अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। आगे देखते हैं एक सींग वाला गेंडा। एक सींग वाला गेंडा जो है दोस्तों वो पाया जाता है ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाया जाता है। अब ये ब्रह्मपुत्र का मैदान कहाँ पर है? ये असम के क्षेत्र में पड़ता है। तो एक सींग वाला गेंडा भी असम के क्षेत्र में पाया जाता होगा। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि वो कौन सा राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क है, जिसमें एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर पाया जाता है। देखो दोस्तों, डेल्टा का क्षेत्र जो है वहाँ पर बंगाल टाइगर पाया जाता है। मगर एवं घड़ियाल भी पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में यानी कि अधिक मात्रा में जलीय जीव भी पाए जा रहे हैं। तो वहाँ पर देखो नदी साफ है, वहाँ के जल साफ है, इस वजह से वहाँ पर झील है और एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव जो होते हैं वो जलीय जीव वहाँ पर पाए जा रहे हैं। इसमें देखते हैं रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां भी पाई जा रही हैं। मछलियों की कुछ प्रजातियों के नाम दिए गए हैं, जिसमें रोहू है, कतला है एवं हिल्सा जैसे मछलियां लोकप्रिय हैं जो वहाँ पर पाई जाती हैं। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वालों का मुख्य आहार। देखो दोस्तों, बंगाल के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के, क्योंकि ये जो डेल्टा क्षेत्र दोस्तों ये बंगाल के क्षेत्र में है और बंगाल के क्षेत्र में ही मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का प्रमुख आहार है, मुख्य आहार आप कह सकते हो। आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हो, ये गेंडा है और एक सींग है। तो एक सींग वाला गेंडा जो है दोस्तों कहाँ पाया जाता है? ये ब्रह्मपुत्र मैदान में पाया जाता है। और यहाँ पर देख लो जलीय जीव है जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मगरमच्छ। तो ये भी दोस्तों ये बंगाल के यहाँ पर ये भी पाया जाता है। कहाँ पर? ये डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है, जहाँ पर बंगाल टाइगर पाया जा रहा है और वहीं पर मगर और घड़ियाल भी पाए जा रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों गंगा नदी के बारे में, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में एक छोटी सी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के आलवण जल दोस्तों जो पीने योग्य है, जो खाने पीने योग्य है, जिसको हम यूज कर सकते हैं वो जल। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के आलवण जल में एक प्रकार की डाल्फिन पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डाल्फिन कहा जाता है। तो ये जो मछली पाई जाती है इसे सुसु कहते हैं या फिर इसे अंधी डाल्फिन कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। अगर ये मछली, आप इस मछली को देख रहे हो, अगर ये मछली इस किसी भी जल में पाई जा रही है तो अगर ये मछली दिख गई तो समझ लो कि जल की शुद्धता है, यानी जल में किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं है। और रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं गंदगी एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपने देखा होगा बड़े बड़े शहर जो हैं, बड़े बड़े नगर जो है, वहाँ के शहर के पूरे गंदे पानी इस नदियों में आते हैं। इस वजह से ये नदी जो है प्रदूषित हो रही हैं और ये जीव जो भी धीरे धीरे लुप्त होते चले जा रहे हैं। इसी सिलसिले में नदियों को स्वच्छ रखने के लिए, नदियों को गंदगी से बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा एक स्वच्छ अभियान चलाया गया था, जो सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था। इसके तहत जो भी शहरों में गंदगी होगी, नदी नालों में गंदगी होगी, सबको साफ करना है और शहर को स्वच्छ बनाना है, ऐसा उन्होंने कहा था। और ये अभियान चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये वाराणसी नदी का एक घाट है, जहाँ पर आप देख रहे हो कितनी पब्लिक दिख रही है और नदी के घाट पर कितनी भीड़ दिखाई दे रही है। और ऐसे बड़े बड़े महानगर जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं, उस नगरों के पानी जो है, गंदे पानी इन नदियों में आते हैं और ये नदी प्रदूषित हो रही है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में कई बड़े शहरों पर कस्बे स्थित हैं। इस जो बड़े बड़े कस्बे स्थित हैं दोस्तों ब्रह्मपुत्र एवं गंगा नदी के मैदानी क्षेत्रों पर, उसमें इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। तो ये जो प्रमुख शहर के नाम यहाँ पर लिखे हैं, ये दोस्तों 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर हैं और ये सभी शहर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं।
इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में जाता है, जिससे नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं। बिल्कुल आपने भी देखा होगा और आप महसूस भी किए होंगे कि शहरों से जो गंदा पानी निकलता है नदी नालों से, छोटे छोटे नालों से होकर के इन बड़ी बड़ी नदियों में आता है, और इस वजह से दोस्तों ये नदियाँ भी प्रदूषित होती चली जा रही हैं, जिस वजह से हम भी देखते हैं कि भारत सरकार या हम लोग भी कितना साफ सफाई पर ध्यान देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी स्थिति नहीं आ पा रही कि हम पूर्ण रूप से इसे साफ कर सकें। इन नदियों को पूर्ण रूप से तभी साफ किया जा सकता है जब हम सब मिल कर के एक साथ इन नदियों में जो कचरा आ रहा है, जो गंदे पानी आ रहे हैं, उनको जो है गंदा ना करें, और यहाँ पर जो गंदे गंदे पानी आते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियों से पानी आते हैं, उनको रोका जाए, तभी ये नदियाँ साफ़ हो सकती हैं। इसीलिए भारत सरकार ने एक और प्रोजेक्ट चलाया था जिसे कहा जाता है नमामि गंगे। ये गंगा नदियों को साफ करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया था। देखते हैं आगे, बेसिन की सहायता का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। तो यानी दोस्तों कि जो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी है, इनमें 4 मार्ग सुविकसित हैं जो जलीय मार्ग हैं, और यहाँ पर जो पानी वाली जहाज़ होती है वो चलती है दोस्तों गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी में। मैदानी इलाकों में लोग सड़कों या रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम जल के मार्ग से, जलीय मार्ग से भी एक जगह से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। नदी के तटीय क्षेत्र में जल मार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता जो हुगली नदी के तट पर स्थित, दोस्तों देखो कोलकाता जो है हुगली नदी के तट पर स्थित है, एक महत्वपूर्ण बंदरगाह वहाँ पर है। तो कोलकाता में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है जिसका नाम है दोस्तों कोलकाता में हुगली नदी पर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। और मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पतन, यानी कि मैदानी क्षेत्र में कई बड़े बड़े हवाई अड्डे बने हुए हैं। आगे देखते हैं, पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। यानी कि जो ये बेसिन है दोस्तों गंगा एवं ब्रह्मपुत्र बेसिन है, ये पर्यटन के क्षेत्र से, टूरिज्म के क्षेत्र से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। इसमें से कुछ स्थान दिए हुए हैं जहाँ पर लोग घूमने आते हैं, जो टूरिज्म के लिए बहुत ही अच्छा है। जिसमें से आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित ताजमहल, दोस्तों तो आप भी जानते होंगे आगरा शहर में यमुना नदी है, और यमुना नदी के बिल्कुल किनारे ताजमहल बना हुआ है, जो एक बहुत ही अच्छा टूरिज्म प्लेस है जिसे लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का जहां पर मिलन होता है वो संगम है दोस्तों, गंगा यमुना नदी का संगम। उत्तर प्रदेश में है, एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, आसम का काजीरंगा। तो दोस्तों देखो काजीरंगा, हम बात करेंगे काजीरंगा के बारे में और विस्तार से। जैसा कि अभी आपने पढ़ा था एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है, वो ब्रह्मपुत्र मैदान के बेसिन में पाया जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों 2 नेशनल पार्क निकल करके आते हैं, काजीरंगा एवं मानस। तो इनमें से कोई एक है जहाँ पर एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। अब आप बताओ इसमें से कौन सा पार्क है, कौन सा नेशनल पार्क है जहाँ पर जहाँ पर एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। और ये दोनों दोस्तों असम में पाए जाते हैं नेशनल पार्क। ये दोनों प्राणी आभवन तथा अरुणाचल प्रदेश में एक विशिष्ट जनजाति सांस्कृतिक जैसे कई दार्शनिक स्थल है, दर्शनीय स्थान है। तो देखो दोस्तों कितना महत्वपूर्ण है पर्यटन के लिए ये गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का बेसिन। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है, जो आज टॉपिक था अपना गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का बेसिन। तो दोस्तों मुझे लगता है कि इस चैप्टर को जो अमेजन बेसिन और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो चैप्टर लेकर के मैं आया था पार्ट 1 एवं पार्ट 2, दोनों आपको अच्छा लगा होगा और मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया। इसमें महत्वपूर्ण कंटेंट जो थे मैं आपको अच्छे से बताया। अब दोस्तों जो भी कंटेंट आपने देखा इस NCERT बुक में वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे और छोटे छोटे थे लेकिन बहुत ही ज़रूरी थे दोस्तों। अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद।